गांव का चौधरी हर साल एक नई लड़की से शादी करता और शादी की रात ही उसे तलाक देकर उसको घर से निकाल देता। एक दिन उसकी नजर मुझ पर पड़ गई। उसने जबरदस्ती मुझसे शादी कर ली और शादी की रात ही मुझे अस्पताल लेकर गया और फौरन ही नर्स ने अपना काम शुरू कर दिया। जैसे ही उस नर्स ने मेरे जिस्म से छेड़खानी शुरू की, मेरी चीख निकल गई, क्योंकि वो तो मेरे साथ आज फिर गांव के चौधरी की शादी थी। मेरी दोस्त खास तौर पर मुझे ये बात सुनाने आई थी। आते ही कहने लगी, क्या तुम्हें पता है गांव का चौधरी फिर से शादी कर रहा है। मैं सुनकर हैरान हो गई। अभी 6 महीने पहले ही तो उसने शादी की थी और अपनी बीवी को तलाक दे दी थी। मैंने हैरानी से कहा कि क्या हुआ, लड़की गांव के चौधरी से दूसरी शादी के लिए मान गई। मेरी दोस्त माहा पागलों की तरह हंसने लगी और बोली, पागल लड़की, लगता है तुम्हें अभी तक कुछ पता नहीं। गांव का चौधरी हर साल एक खास महीने में एक लड़की से शादी करता है और अगले ही दिन उस लड़की को तलाक दे देता है और सुना है वो लड़की को बहुत कुछ देकर उसके घर वापस भेज देता है, सोना चांदी जेवरात और बहुत सी दौलत। तो ऐसे में कोई भी लड़की बेवकूफ होगी जो गांव के चौधरी से शादी करने के लिए इनकार कर देगी। फिर वो चौंक कर कहने लगी, तुम कोशिश करना कि गांव के चौधरी की नजर तुम पर ना पड़े, वरना हो सकता है कि अगली बीवी उसकी तुम बन जाओ, क्योंकि सुना है वो हसीन लड़कियों पर ही आशिक हो जाता है। मैं उसकी बात सुनकर बहुत डर गई। मैंने कहा, मैं तो पहले घर से बाहर बहुत कम निकलती हूँ, अब तो मैं बिल्कुल ही नहीं निकलूंगी। मैं असल में यहाँ की रहने वाली नहीं थी और अपने माँ बाप के साथ 6 महीने पहले ही इस गांव में आई थी, इसलिए इस गांव के रस्म रिवाज और गांव के चौधरी के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैंने बस उसकी पिछली शादी होते हुए देखी थी, इसीलिए माहा की अब बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई थी कि गांव का चौधरी कैसा जालिम इंसान है जो पहली रात के बाद ही बेचारी लड़कियों को तलाक दे देता है। माहा आ गई और मुझसे कहने लगी कि चल गांव के चौधरी की शादी देखने चलते हैं। पूरा गांव आया हुआ था। मैं अपनी माँ से इजाजत लेकर उसके साथ गांव के चौधरी की शादी देखने चली गई, लेकिन उसके किस्से सुनने के बाद मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैंने अपने मुंह को एक दुपट्टे से अच्छी तरह से ढक लिया। मैंने अपनी माँ से इजाजत ली और उसकी शादी के लिए निकल पड़ी। माँ को भी शायद गाँव के चौधरी के बारे में ठीक से पता नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझे जाने की इजाजत दे दी। जब हम वहां पर पहुंच गए तो मैं धूमधाम देखकर दंग रह गई। माहा कहने लगी, तुम देखना, कल सुबह ये लड़की भी बहुत से माल के साथ तलाक लेकर इसकी हवेली से निकल जाएगी। मैंने अफसोस से कहा, ये तो बेचारी लड़कियों पर बड़ा जुल्म करता है। तो माहा ने बताया कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती, लड़कियां अपनी मर्जी और खुशी से शादी करती हैं और तलाक ले लेती हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। मैं बड़ा हैरान थी कि चौधरी ऐसा क्यों करता है, उसके साथ ऐसा क्या मसला था कि वो शादियों पर शादियां करता है और तलाक भी फौरन दे देता है। शादी से वापस आकर मैं पूरी रात यही सोचती रही कि एक तरफ वो चौधरी है जो एक रात की शादी के लिए लाखों रुपए खर्च कर रहा है और दूसरी तरफ हम जैसे गरीब लोग हैं जो कर्जे के बोझ तले ऐसे दब रहे हैं कि सांस लेना भी मुश्किल है। मेरा नाम सारा है। हम 3 बहनें थी, हमारा कोई भाई नहीं था। मुझे बचपन से ही काफी परेशानी उठानी पड़ी थी। मेरे वालिद जिस शहर में नौकरी करते थे और कभी कभी मेले में छोटी सी दुकान भी लगा लिया करते थे, जिससे हमारा गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। फिर वालिद जी बीमार पड़ गए तो कई जगह से कर्जा लेकर उनका इलाज करवाना पड़ा। घर तक बिक गया और अब्बू जी हमें अपने पुराने घर में ले आए, जहाँ वो अपने भाइयों के साथ बचपन में रहा करते थे। हमारे घर में गरीबी ने इस कदर करवट ली कि हम दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। मैं तो अपने आप को संभाल लेती थी, पर मेरी 2 छोटी बहनें छुप छुप कर रोया करती थी। और एक दिन मैंने अपनी बहनों को रोते हुए देख लिया। रोते हुए एक दूसरे से वो कह रही थी, काश हम पैदा ही ना हुए होते या फिर पैदा होते ही मर गए होते तो आज यूं भूखे ना रहना पड़ता। मैंने जब उनकी ये बात सुनी तो मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरा तो जैसे तैसे बचपन गुजर गया, पर मेरी बहनें भी गुर्बत की जिंदगी गुजार रही हैं, क्योंकि मैं सबसे बड़ी बहन थी तो किसी के सामने दिल का बोझ भी हल्का ना कर सकती थी। उस दिन अपनी बहनों को रोते हुए देखकर मेरा दिल बहुत तड़प उठा था। मैंने अपनी माँ से कहा, माँ मैं जरा बाहर जा रही हूँ, थोड़ा टहल कर आती हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। माँ ने मुझे बाहर जाने की इजाजत दे दी, जैसे वो इस बात से वाकिफ थी कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। मैं घर से बाहर निकलकर खेत की तरफ चली गई, क्योंकि वो जगह बहुत सुकून वाली थी। मैं खेत में टहल रही थी कि तभी वहां हमारे गांव का चौधरी आ गया। उसकी नजर मुझ पर पड़ गई। मेरे तो डर की मारे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे माँ की बात याद आई तो मैं उसको देखकर जल्दी से घर आ गई। घर आकर भी मेरा दिल डर की वजह से धक धक कर रहा था। मैं परेशान हो गई, कहीं कोई इल्जाम न लगा दे मुझ पर।
थोड़ी देर में मेरी दोस्त माहा चली आई। कहने लगी तुझे गांव के चौधरी ने देख लिया है और अब तेरा कुछ नहीं हो सकता। मैं बहुत डर गई और उसी ख्वाब का असर था कि मुझे बहुत तेज बुखार हो गया। मैं बुखार में तड़पने लगी। मेरी माँ मुझे खाना बनाने के लिए कह रही थी मगर मेरे जिस्म में जैसे जान ही नहीं थी। तंग आकर मेरी माँ कमरे में आई और मुझे हाथ लगाकर चेक करने लगी। तो चेक किया, फिर फौरन एक गांव के डॉक्टर को बुला लिया गया जो सबका इलाज करता था। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और माँ से कहते हुए बाहर निकल गया कि बच्ची को फिक्र और परेशानी से दूर रखें। ज्यादा डर खौफ की वजह से दिमाग की नस फटने का खतरा होता है। डॉक्टर के जाने के बाद मुझे माँ घूरते हुए कहने लगी किस बात की टेंशन है तुझे, क्यों मरने वाली हालत बना रखी है। मैंने हिम्मत करते हुए माँ को बता दिया कि गांव के चौधरी की नजर मुझ पर पड़ गई है जो हर साल नई लड़की से शादी करने के बाद अगले दिन ही उसे तलाक दे देता है। माँ मेरी बात को ना समझी और बोली तो तुझे इतनी फिक्र क्यों हो रही है, तुझे इतना डर क्यों लग रहा है। माँ की बात पर मेरा दिल किया मैं अपना सर पटक लूं। इससे पहले कि मैं माँ को समझाती, बाहर से दरवाजे को किसी ने जोर जोर से खटखटाना शुरू कर दिया। आवाज सुनकर मैंने अपनी सांस रोक ली। दरवाजा खोला गया तो बाहर गांव का चौधरी अपने लोगों के साथ खड़ा था और उनके साथ ही मेरे अब्बू जी भी थे। उन्हें भी शायद वही साथ लेकर आए थे। अब्बू जी ने उनको बैठक में बिठाया और माँ से चाय बनाने को कहा, पर गांव के चौधरी ने चाय बनाने से मना कर दिया। आखिर वो अमीर इंसान था तो गरीबों के घर चाय पानी कैसे पीता। उसने मेरी माँ को भी बैठक में बुला लिया और मेरा हाथ मांग लिया। जब उसने ये बात की तो माँ तो हका बका रह गई और उठकर बोली, चौधरी जी हम गरीब जरूर हैं लेकिन बेगैरत नहीं, जो रुपए पैसे के लिए हम अपनी बेटी का सौदा करें। हम अपना कर्जा खुद उतार लेंगे पर अपनी बेटी को दगादार नहीं करेंगे। चौधरी बात करके चला गया। अम्मा और अब्बा को फैसला करना था बेटी की इज्जत या पैसे में। जब ये बात अपनी बहन की जबान से सुनी तो आसमान जैसे मेरे ऊपर ही गिर पड़ा। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। माँ ने तो साफ साफ चौधरी को जवाब दे दिया था क्योंकि माँ ने अपनी बहन को जो जबान दे रखी थी और इसी साल के आखिर में मेरी शादी होनी तय हो गई थी। मगर अब्बू जी कह रहे थे कि एक बार मुझसे बात कर लें, फिर जैसे मैं कहूंगी वैसे ही कर लेंगे। मुझे अब्बू जी की बात पर तो बहुत गुस्सा आया। क्या अब्बू जी को पता नहीं कि मेरी मंगनी हो चुकी है, फिर भी ऐसी बातें कर रही हैं जो मैं मर कर भी पूरा नहीं कर सकती। अब्बू जी की राय पर माँ ने भी हामी भर ली और अब्बू जी को मुझसे बात करने की इजाजत दे दी। अब्बू जी मेरे पास आए और कहना शुरू किया, देखो बेटी हमारा कोई बेटा नहीं है जो हमारा सहारा बने, जो अपनी बहनों के ख्वाब पूरा करे, मेरी मदद करे। हमारे घर में हालात तुम्हारे सामने पिछले 10 सालों से है। हमारे ऊपर जो कर्जा है वो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा और फिर तुम्हारी छोटी बहनें भी अपनी बहुत सी ख्वाहिशों को अपने दिल में दबा लेती हैं। अगर तुम चौधरी जी से शादी के लिए हाँ कर दो और अगले ही दिन तलाक ले लो तो हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। और रही बात तुम्हारी मंगनी की तो वो कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं है जिसे तुम शादी करके एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजारोगी। अगर वो तुमसे सच्चा प्यार करता है तो तुम्हारी मजबूरी और परेशानी को समझेगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। अब्बू जी मुझसे बात करके चले गए और मुझे कश्मकश में डालकर भी मैंने सारी बातों को सोचा और फिर एक फैसला किया। मैंने अब्बू जी से कहकर अपनी मंगेतर उमर को घर बुला लिया ताकि उससे बातचीत करके फैसला कर सकूं। अगले ही दिन उमर हमारे घर पर आ गया। मैं उसे छत पर लेकर गई ताकि मैं आराम से उससे सुकून से बातें कर सकूं। मैंने उमर को अब्बू जी की और गांव के चौधरी की कई बातें बताई तो उसके चेहरे का रंग गुस्से से लाल हो गया। मैं उसके दिल के हाल को समझ रही थी मगर मुझे एक चीज को समझना था। शादी के बाद मेरा और उमर का फ्यूचर आया, फिर मुझे मेरी बहनों का और मेरे माँ बाप का सहारा बनना था। उसने मेरी बात सुनकर इनकार कर दिया। वो उठकर जाने लगा तो मैंने कहा, मैं अब्बू जी के फैसले पर राजी हूँ। उमर गुस्से से मेरी तरफ पलटा और घड़ती हुई नजरों से मुझे देखकर बोला, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है। उसको सदमा लगा और सदमे की वजह से उसकी आवाज ठीक से निकल भी नहीं पा रही थी। मैं सब जानती थी, पूछती थी तो उससे नजरें चुराने पर मजबूर थी। मैंने उससे कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्योंकि मेरे माँ बाप के बेटे नहीं हैं और मैं उनको कर्ज में डूबा हुआ नहीं देख सकती। और फिर एक ही दिन की तो बात है, हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे और बगैर किसी फिक्र के हम दोनों एक हो जाएंगे। क्या तुम नहीं चाहते कि हमारी परेशानी खत्म हो जाए? क्या इतना ही प्यार था मुझसे जो मुझे समझ ही नहीं पा रहे हो? मेरी इमोशनल बातें सुनकर उमर का दिल नरम पड़ गया और वो शादी के लिए मान गया। उमर के जाने के बाद मैंने माँ से कहा, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैंने किस तरह दिल पर पत्थर रखकर कहा था ये मैं ही जानती हूँ, पर मुझे इस जगह पर कमजोर नहीं पड़ना था तो मैं नहीं पड़ी
और अब्बू जी ने चौधरी जी को हाँ का जवाब भिजवा दिया। माँ ने जब ये बात सुनी तो वो अपना सर पीटने लगी और मुझे समझाने लगी, पर मैं फैसला कर चुकी थी, मुझे पीछे नहीं हटना था। माँ की तकलीफ का भी मुझे अंदाजा था, पर अब्बू जी भी कोई किस्क नहीं था कि इस उम्र में कर्ज की टेंशन लेते। वो वक्त से पहले ही बूढ़े होते जा रहे थे। जब मैं अपने फैसले पर पक्की रही तो माँ ने भी चुप बांध ली और यूं एक हफ्ते के अंदर मेरी शादी की तैयारियां हो गई और मैं लाल जोड़े में बेदार होकर चौधरी के बंगले में आ गई। जब मुलायम गद्दों पर बैठी तो बैठने के साथ ही मुझे नींद की देवी ने अपने आगोश में भर लिया और मैं बैठे बैठे कब सो गई पता ही नहीं चला। आंख तो मेरी तब खुली जब मैंने अपनी कलाई पर कुछ महसूस किया और जिसकी वजह से मेरे हालात में कांटे आ गए थे। मैंने बहुत हिम्मत को इकट्ठा करके उसको अपने ऊपर से हटाने के लिए आंख खोली तो देखा मेरा शोहर मेरी कलाई पर उंगली फेर रहा था। फिर अचानक पता नहीं मेरे शोहर को क्या हुआ, उसने मेरी कलाई छोड़ी और दूर जाकर खड़ा हो गया। फिर बोला, अभी हमें अस्पताल चलना है, जल्दी उठो और अपने कपड़े बदल लो। मुझे उसकी बात सुनकर उसकी दिमागी हालत पर शक हुआ। मैं जाने से मना करना चाहती थी, पर पहली रात ही कुछ ऐसा नहीं करना चाहती थी कि मुझे तलाक ना देता। मैं कपड़े बदलकर उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। फिर हम अस्पताल पहुंचे तो वहां जाकर जो मैंने देखा उसे देखकर मैं अपने होशो हवास खो बैठी। मेरा शौहर डॉक्टर से बात करके जब कहने लगा, वो लड़की तुम ही थी जिसकी तलाश में मैंने आज तक कितनी लड़कियों से शादी की है, बस तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, आज से तुम मेरी बीवी बनकर रहोगी। मैं उसकी बात सुनकर बेहोश हो गई और मुझे गाड़ी में डालकर घर ले आया। घर आकर जब मुझे होश आया तो उसकी बातें याद करके मेरी रूह कांप गई। मैंने इधर उधर देखा मगर वो कहीं भी नहीं था। शोहर तो पता नहीं कहाँ चला गया था, मगर नौकरानियां मेरे आसपास ही थी। उन्होंने बताया कि आपके घर वाले आए थे, मगर मालकिन ने उनको वापस भेज दिया कि वो अपनी बेटी से मिलने जब मर्जी आ जाए। मुझे कोई इतराज नहीं, मगर मैं उसे तलाक नहीं दे रहा और मालिक ने आपके घर वालों को पैसों का भरा बैग, रहने के लिए घर भी दे दिया। नौकरानी की बात सुनकर मुझे बहुत रोना आ रहा था कि मेरे घर वालों ने मेरे साथ क्या किया। मैं अपनी ही नजरों में गिर गई थी। अपने उसी शौहर से किस मुंह से बहस करती जब मेरे ही घर वाले मुझे छोड़कर जा चुके थे। मुझे सबसे ज्यादा तो उमर के बारे में सोच सोच कर हो रहा था कि जब उसे पता चलेगा मेरी तलाक नहीं हुई और वो मुझे बेवफा समझेगा और सोचेगा मैंने पैसे की चमक दमक देखकर तलाक लेने से इनकार कर दिया। यही सारी बातें सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था आखिर मैं ये अपनी मर्जी से अपने गले में फंसी हुई इससे कैसे निकलूं। इससे पहले मैं रोना शुरू कर देती, मेरा शौहर कमरे में आया और मुझे मेरा हाल पूछने लगा। मैंने उस झूठे इंसान को देखा तो मेरा खून खोल गया जिसने एक रात की बात करके शादी की थी और अब अपनी बात से मुकर रहा था। उसने मेरे चेहरे को छूना चाहा तो मैंने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया और बोली, मैं तब तक तुम्हें अपने पास नहीं आने दूंगी जब तक तुम मुझे इस रात की हकीकत बता नहीं दोगे। तुम क्यों हर रात नई लड़की से शादी करके उसे तलाक दे देते हो? मुझे अब तलाक क्यों नहीं दी? मेरे शौहर ने मेरी बात सुनी तो कहने लगा, मैंने शादी की है तुमसे, तुम बीवी हो मेरा तुम पर पूरा हक है। मुझे छूने के लिए तुम्हारी इजाजत की कोई जरूरत नहीं, मगर मैं क्योंकि अब सारी जिंदगी तुम्हारे साथ ही गुजारना चाहता हूँ तो आज नहीं तो कल तुम्हें इस सवाल का जवाब जरूर दूंगा। मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आया, मगर मैं अपने गुस्से को पी गई और बोली, मुझे तुम सच बताओ तभी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, वरना मैं अपनी जान ले लूंगी। ये बात सुनकर उसके चेहरे का रंग बदल गया, पर उसने जल्दी ही अपने गुस्से पर काबू पा लिया और कहने लगा कि रात तो मैं तुम्हें बता ही दूंगा, मगर याद रखना मुझसे अगर तुमने बेवफाई की या अपनी जान लेने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को नहीं छोड़ूंगा। उसकी बात सुनकर मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में बंद कर लिया हो। मैं ये बात तो भूल ही गई थी कि मैंने अपने घर वालों की खातिर उससे शादी की है और किसी आम इंसान से नहीं बल्कि गांव के चौधरी से। इससे कोई कानून या पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती थी। मेरा दिल किया मैं अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोने लगूं, मगर मैं उसके सामने रोकर खुद को कमजोर साबित नहीं करना चाहती थी। मुझे चुप रहकर उसकी जासूसी करनी थी ताकि उसे रंगों हाथों पकड़ सकूं। मुझे चुप देखकर मेरे शौहर ने दोबारा मुझसे इस टॉपिक पर कोई बात नहीं की और उसकी ये बात मुझे परेशान कर रही थी कि कोई इंसान किसी को धोखा देकर इतना पुरसुकून कैसे रह सकता है। शादी को एक हफ्ता गुजर गया और एक हफ्ते में मैंने बहुत कोशिश की किसी तरह वो मुझे तलाक दे, मगर मुझे कामयाबी हासिल नहीं हुई। आखिर उससे मेरी तलाश क्यों थी? क्योंकि मैं तो उसे जानती भी नहीं थी। मेरा मसले का हल यही निकला कि मैं उसके ऊपर नजर रखूं।
میرا شوہر جب بھی کسی سے فون پر باتیں کرنے لگتا اٹھ کر کمرے سے باہر چلا جاتا۔ اس کی یہ حرکت مجھے ناگوار گزرتی تھی، مگر اسے تو جیسے میری کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ اس سے پوچھنے پر بھی وہ مجھے سچ نہیں بتاتا تھا۔ بہتر یہی تھا میں اس کی کسی بھی طرح باتیں سنوں۔ ایسے کرتے ہوئے مجھے 15 دن گزر گئے، کوئی بھی سراغ میرے ہاتھ نہ لگا تھا۔ اب تو مجھے لگنے لگا تھا جیسے میں کبھی بھی حقیقت تک نہیں پہنچ پاؤں گی، پر مجھے ہمت نہیں چھوڑنی تھی۔ دل ہی دل میں دعا کرتی کہ کسی بھی طرح مجھے اس کا راز پتہ چل جائے تاکہ میں چودھری صاحب کو غلط ثابت کر کے اپنی جان چھڑوا سکوں۔ آخر وہ دن آ ہی گیا۔ ایک دن رات کے 12 بج رہے تھے کہ تبھی میرے شوہر کے فون پر کسی کی کال آئی۔ پہلے تو وہ اٹھ کر کمرے سے باہر جانے لگا، پھر مجھے سوتا ہوا دیکھ کر وہیں پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگا۔ دوسری طرف تو نہ جانے کوئی کیا کہہ رہا تھا، پر اپنے شوہر کی باتیں سن کر کچھ خاص مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسی وقت میری نیند اڑ گئی جب میرے شوہر نے کہا، یار کسی بھی طرح اسے بلا، یار کسی بھی طرح اس بلا سے میرا پیچھا چھڑواؤ ورنہ کام تمام کر دو، اس کی روز روز کی بک بک سے میں تنگ آ گیا ہوں۔ میں نے جب اتنا سنا تو میرا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ میں یہ جان چکی تھی کہ یہ کوئی لڑکی کا معاملہ ہے۔ اب تو مسئلہ اور بھی مشکل ہو چکا تھا۔ اس کی باتیں سن کر میں نے ارادہ کر لیا کہ کسی بھی طرح مجھے اس بیچاری لڑکی کو اس چنگل سے آزاد کروانا ہوگا، ورنہ یہ ظالم انسان اس کی جان لے لے گا۔ اگلے دن جب میرا شوہر گھر سے باہر نکلا تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے گھر سے باہر نکل گئی۔ باہر کے نوکر نوکرانیوں کو پہلے ہی اپنے ساتھ ملا لیا تھا، اب بے فکر ہو کر میں سب کام کر سکتی تھی۔ اس کا پیچھا کرنے کے لیے مجھے میرے دل نے منا بھی لیا، پر میں دل کو مضبوط کرنے لگی اور اپنے ارادے سے نہیں ہٹی، اور اس کو ایک گھر میں جاتا ہوا دیکھ کر میں وہیں سے واپس لوٹ آئی۔ اب میرے دماغ میں الگ الگ طرح کے خیال آ رہے تھے۔ انہی خیالوں میں بیٹھی تھی، میرا شوہر گھر آیا اور پھر کسی سے فون پر باتیں کر رہا تھا۔ میں اٹھ کر سننے گئی تو وہ کسی سے کہہ رہا تھا کہ کل پھر اسی جگہ آ جانا، تمہارا کام ہو جائے گا۔ میں دل ہی دل میں خوش ہونے لگی کہ چلو اس آنکھ مچولی کھیل سے جان چھوٹنے والی ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ میرے شوہر نے مجھے دیکھ لیا۔ میں جلدی سے کمرے میں آ گئی۔ مجھے بہت بے صبری سے کل کا انتظار تھا۔ میں من ہی من میں خوش ہو رہی تھی کہ آنے والا کل میری زندگی کو پوری طرح سے بدل دے گا۔ کل کا دن آیا تو اپنے شوہر کے جانے کے بعد میں بھی اس کے پیچھے پیچھے گھر سے نکل گئی۔ آج میرا شوہر راستے میں کچھ لوگوں سے بھی ملا تھا۔ اب مجھے ٹینشن ہونے لگی کہ کہیں ان لوگوں میں سے ہی کوئی نہ ہو جس کی وجہ سے مجھے آزادی ملے گی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے شوہر کو شک ہو گیا ہے کہ میں اس کا پیچھا کر رہی ہوں۔ ابھی وہ جان بوجھ کر ایسے کر رہا ہے تاکہ میں سمجھ نہ سکوں اور تنگ آ کر اپنی حرکت چھوڑ دوں۔ اپنی اس سوچ پر میں نے خود ہی خود کو یہ سوچ کر سمجھایا کہ اگر وہ جان لیتا تو مجھے گھر سے باہر نکالنے میں منع کرنے کے لیے کسی سے ڈرنے یا کسی کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں انہی سوچوں میں گھومتی جب میرا شوہر پھر سے اسی گھر میں چلا گیا اور جا کر ایک کمرے میں بیٹھ گیا۔ اسی کمرے کے ساتھ ہی ایک اور کمرہ بھی تھا۔ میں جلدی سے اس کمرے میں گھس گئی اور کمرے کی کھڑکی سے دوسرے کمرے میں دیکھنے لگی۔ تب وہی لوگ آئے اور میرا منگیتر عمر بھی تھا۔ ان سب کو یہی دیکھ کر مجھے کسی انہونی کا احساس ہوا اور میں ڈرتے ڈرتے چوری چھپکے سے وہاں سے نکل کر گھر آ گئی۔ میں جتنا اس معاملے کو آسان سمجھ رہی تھی یہ اتنا ہی مشکل تھا اور یہ دن بدن الجھتا ہی جا رہا تھا۔ میں پریشان بیٹھی تھی کہ میرا شوہر گھر آیا اور مجھے اداس بیٹھے دیکھ کر بولا کہ آج تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، اس لیے نہا دھو کر اچھے سے تیار ہو جانا، تمہیں لے کر کہیں جانا ہے اور میں تمہیں آج تمہارے سبھی سوالوں کے جواب دے دوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ چلا گیا۔ اب میں جلدی سے نہانے چلی گئی۔ اس کے آنے سے پہلے ہی تیار ہو گئی۔ نہا دھو کر میں اچھے سے تیار ہو چکی تھی اور گھر کے صحن میں اس کا انتظار کرتے ہوئے ٹہل رہی تھی۔ تبھی مجھے گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ میرا شوہر آ چکا تھا اور میرے بارے میں پوچھ کر مجھے پکارتا ہوا میری طرف آ رہا تھا۔ اس نے مجھے چلنے کے لیے کہا اور میں چپ چاپ جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میرا خاموش ہونا میرا شوہر بھی نوٹ کر رہا تھا۔ اس نے بھی کوئی خاص بات نہیں کی اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ہماری گاڑی گاؤں کی اونچی نیچی چھوٹی چھوٹی گلیوں میں چلتی جا رہی تھی اور میں اپنی زندگی کے بارے میں سوچتی ہوئی اداس ہو رہی تھی۔ گاؤں کے کھیت میں کھیل کود کر بڑی ہوئی تھی۔ تبھی وہ کھیت میں میری نظر کے سامنے سے گزرا تو جیسے کسی نے میری آنکھوں میں مرچیں بھر دی تھی۔ مجھے اس کھیت سے نفرت سی محسوس ہوئی تھی۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں میرے شوہر کی نظر مجھ پر پڑی تھی۔ کاش میں اس دن گھر سے باہر نہ نکلی ہوتی۔ انہی سوچوں میں پتہ ہی نہیں چلا کہ کب سفر ختم ہوا اور ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ ہوش مجھے تب آیا جب گاڑی رکی اور میرا شوہر گاڑی سے باہر نکلا اور میری سائیڈ والا دروازہ کھولے کھڑے تھے۔ ان کو اپنی طرف دیکھا، میں گاڑی سے نیچے اتر آئی اور ہم دونوں ایک دربار کی طرف جانے لگے۔ دربار کی بائیں سائیڈ پر بنے کچے مگر صاف ستھرے گھر میں مجھے لیے میرا شوہر داخل ہوا اور ایک کمرے میں جا کر بیٹھ گیا۔
ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہاں پر ایک بابا جی آئے اور بولے ہاں بھائی تمہاری تلاش ختم ہوئی کہ نہیں؟ تو اس پر میرا شوہر کہنے لگا کہ ہاں ہو گئی بابا جی، اور یہ میری بیوی ہے۔ اور ان دونوں کی باتیں سن کر مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہ دونوں کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ بابا جی کے بیٹھنے کے بعد میرا شوہر بولا بابا جی میں آپ سے اجازت لینے کے لیے آیا ہوں تاکہ میں اپنی بیوی کو سچ بتا سکوں اور نئی زندگی کی شروعات کر سکوں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں شروع کروں؟ بابا جی نے کہا اجازت ہے، جاؤ اپنی زندگی جیو۔ ان کی یہ گھمانے والی باتیں سن کر میرے ماتھے پر سلمٹ پڑنے لگے۔ یہ سب مجھے ڈھونڈ رہے تھے۔ پھر میرا شوہر اٹھ کر کھڑا ہوا اور ہم وہاں سے اجازت لے کر واپس اپنے گھر آ گئے۔ میرے شوہر نے سارے نوکر کو چھٹی دی اور سارے دروازے کھڑکی بند کرنے لگا۔ اسے ایسا کرتا ہوا دیکھ کر میں ڈر گئی۔ ڈرنے کی وجہ سے میرا رنگ پیلا پڑ گیا تھا، جسے دیکھ کر میرا شوہر بولا ڈرو نہیں، یہ بس اتحاد تھی تاکہ کوئی بھی اس راز کو جان نہ سکے۔ اس کی باتیں سن کر میری سانس میں سانس آئی۔ پھر میرا شوہر مجھے لے کر بیڈ پر بیٹھا اور بولا کہ آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے، جب میں 20 سال کا تھا۔ ہم خاندانی رئیس تھے، مگر ہمارے کسی رشتہ دار نے ہم پر ایسا خطرناک جادو کر دیا کہ ہماری دولت بھی ختم ہونے لگی اور میری صحت بھی ختم ہو گئی۔ ایک دن میں سکہ کھیلنے گیا تھا کہ مجھے کوئی سکہ نہ ملا اور میں غصے سے ساری نشانیں خراب کرنے لگا۔ میں اپنے اسی کام میں اتنا زیادہ مصروف تھا کہ مجھے افسوس کا کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر یہ بابا جی کوئی جڑی بوٹی لینے چنگل میں آئے ہوئے تھے۔ مجھے ایسا کرتا دیکھ کر میرے پاس آ گئے اور بولے تم پر جادو ہے اور اتنا خطرناک ہے کہ جس لڑکی سے بھی شادی کرو گے وہ تمہارے جسم کی طاقت ختم کر دے گی اور تمہاری ساری دولت برباد ہو جائے گی، مگر ایک طریقہ ہے جس سے یہ جادو ختم ہو جائے گا اور تم ان کو ایک دفعہ دیکھے بغیر اپنی شادی کا حق لیے بنا اسے طلاق دے دو، مگر ایک بات کا خیال رکھنا کہ وہ لڑکی ضرورت مند ہو۔ میں نے کہا کہ میں بہت پریشان ہوں اور کہا کہ ایسے میں تو کبھی اصلی والی شادی ہی نہیں کر سکوں گا۔ پھر جب میں نے پہلی شادی کی تو دیکھ بھال کر کی کہ ایک ایسی ضرورت مند لڑکی دیکھی تو اپنی بیوی کو چھوئے بغیر مال و دولت دے کر اسے طلاق دے دی۔ اس سے میری دولت بہت زیادہ بڑھ گئی اور جادو کم ہو گیا۔ پھر اسی طرح دوسری شادی کی تو الیکشن جیت گیا۔ پھر تیسری شادی کی، اسی طرح 12 شادیاں کی۔ آہستہ آہستہ مجھ پر کیا گیا جادو ختم ہو گیا۔ پھر میں نے سوچا اگر ایسے ہی شادی کر کر کے میں طلاق دیتا رہوں گا تو میں اپنا وارث کیسے بناؤں گا اور اتنی جائیداد کس کے لیے اکٹھی کر رہا ہوں۔ پھر میں اسی طرح اسی جگہ پر گیا اور ان بابا جی کو تلاش کرنا چاہا، وہ وہاں پر نہیں ملے۔ میں شادی کر کے اور طلاق دے کر تنگ آ چکا تھا۔ اب میں بھی سکون کی زندگی چاہتا تھا۔ میں خاص جانی بابا جی کو تلاش کرنے کے لیے نکلا تاکہ میں ان سے پوچھ سکوں کب تک میں طلاق دیتا رہوں گا اور شادیاں کرتا رہوں گا۔ کئی مہینے گزرنے کے بعد جب مجھے بابا جی کے ٹھکانے کے بارے میں پتا چلا، میں فوراً وہاں پہنچ گیا۔ وہاں پہنچا تو جیسے بے جان سا ہو گیا، زمین پر گر گیا۔ ایک دن آرام کرنے کے بعد اگلے دن بابا جی نے مجھے اپنے پاس بلا لیا۔ میں نے بابا جی سے کہا میں کب تک لوگوں کی بات سنتا رہوں گا، مجھے بتا دے مجھے اور کتنی شادیاں کرنی پڑیں گی تاکہ میں ایک دفعہ ہی شادی کر کے چین کی زندگی گزار سکوں۔ بابا جی میری بات سن کر مسکرائے اور بولے بیٹا تب تک تم شادیاں کرتے رہو گے، طلاق دیتے رہو گے جب تک تمہیں ایسی لڑکی نہیں مل جائے جو تمہارے خاندان کو وارث پیدا کرنے والی ہوگی۔ بابا جی کی باتیں سن کر میں چلا گیا اور بولا اس کی کوئی خاص نشانی بتا دیتا کہ میں اپنی تلاش جاری رکھ سکوں۔ پھر بابا جی نے کہا اسے دیکھ کر جو سب سے پہلے تمہارے دل میں خیال آ جائے گا وہی ہوگی۔ اس کے بعد میں کسی اور لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ یہی تھی جس کی مجھے تلاش تھی، اور جب میں نے تمہیں دیکھا تو میرے دل میں ایک خیال آیا کہ تم ہی ہو وہ لڑکی جو میری بیوی بنو گی۔ یوں میں نے تمہارے گھر رشتہ بھجوایا اور ہماری شادی ہو گئی۔ اپنے شوہر کی ساری بات سن کر بھی کچھ تھا جو مجھے کھٹک رہا تھا، کیونکہ جب شادی کی رات میرا شوہر مجھے دیکھنے کے بعد ہسپتال لے گیا تھا تو وہاں جا کر اس نے کہا تھا جس کی مجھے اب تلاش تھی۔ کچھ دیر چپ رہنے کے بعد میں نے لگے ہاتھوں یہ بات بھی پوچھنے کا ارادہ کیا اور کہا کہ میں کیسے یقین کر لوں کہ یہی بات سچ ہے، جبکہ ہر لڑکی کو شادی کی رات ہی تم طلاق دیتے تھے اور مجھے لے کر ہسپتال چلے گئے۔ یہ ہسپتال والا کیا راز ہے اور اس سے کب تک پردہ اٹھانے کا ارادہ ہے؟ میری بات سن کر میرا شوہر بولا سارے راز آج ہی جان لو گی کیا؟ کچھ تو کل کے لیے بھی رہنے دو۔ مگر میں نے سوچا اگر آج یہ راز نہ پوچھ سکی
तो शायद कभी भी ना पूछ पाऊंगी, इसलिए आज ही पूछने का इरादा कर लिया। मुझे लगता था मेरा शौहर मेरा चेकअप करवाने ले गया है ताकि वो जान सके कि मैं कंवारी भी हूँ या नहीं, पर ये बात मैं शक के बिना पर उसको टोक नहीं सकती थी जब तक उसके मुंह से सुन ना लेती। मैं मजबूर थी। बेशक मैं अपनी कजन को पसंद करती थी और मेरी मंगनी भी हो गई थी, मगर मैंने या उमर ने कभी भी अपनी हदें पार करने की कोशिश नहीं की थी। फिर कैसे मैं इतनी बड़ी बात बर्दाश्त कर लेती? अगर मैं शरीफ नहीं होती तो क्या मुझे अब भी तलाक मिल गई होती? ये बातें मेरे सर पर हथौड़े की तरह लग रही थी। एक तरफ मेरा शौहर था जो शादी की पहली रात मुझे अस्पताल ले गया, और दूसरी तरफ मेरा मंगेतर था जिसे मैंने अपनी मजबूरी के आगे कुछ नहीं समझा था और शादी के लिए हाँ कर दी थी। यही बातें सोचकर मेरे आंसू बहने लगे। तब मेरे शौहर ने बड़ी बेरहमी से मेरे आंसू साफ किया और कहा, जानना चाहती हो और आज क्या था? तो अपनी बाइकल आई पर जो निशान बना हुआ है वही है राज, जिसे मैं देखकर चौंक सा गया था और मैं तुम्हें फौरन लेकर अस्पताल चला गया था कि पता चला सकूं ये असली है या मुझे खौफ लग रहा था, क्योंकि बाबा जी ने दूसरी निशानी यही बताई थी कि इसी लड़की की कलाई पर कमर पर निशान होगा। इसीलिए तुम्हें मैं अस्पताल लेकर गया। लेडी डॉक्टर देखी और मुझे पता करना था कि तुम्हारी कमर पर निशान है भी या नहीं। जब उस डॉक्टर ने बताया कि तुम वही लड़की हो तो मैं खुश हो गया। मेरी शादी ऐसी लड़की से होना मेरे सब्र का फल था। अब जिस लड़की को मैं तलाक देता था वो सब की सब कंवारी नहीं होती थी, बस मैं उनकी कलाई को देखता था और उन्हें तलाक दे देता था। अपने शौहर की बात सुनकर मैंने उसकी आंखों में देखा और वो सच्चाई देखकर मैंने नई जिंदगी की शुरुआत करने का इरादा कर लिया। फिर मेरा शौहर बोला, एक बात तो तुमने पूछी ही नहीं। मैं सावली नजरों से उसकी तरफ देखने लगी। तब मेरा शौहर बोला, मैं जान चुका था कि तुम मेरा पीछा कर रही हो और मैं चाहता था कि तुम वो सब अपनी आंखों से देख लो, मगर तुम सब देखे बगैर ही वहां से वापस आ गई। तुम्हारे मंगेतर उमर ने मुझसे रकम ली थी। उसका कहना था कि अगर तुम मुझे पैसे ना दोगे तो मैं सारा का पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम जिसकी मोहब्बत के दावे करती थी वो तो लालची निकला। मैंने उसे पैसे दिए और उसने वो मोहब्बत पैसों से बेच दी। अगर मैं उसे पैसे ना देता तो वो तुम्हें बार बार परेशान करके वापस करने को धमकी दे रहा था। मैं चाहता तो उसे बहुत अच्छा जवाब दे सकता था, मगर अपने माँ बाप का इकलौता बेटा समझकर मैंने उसे माफ कर दिया। अब ये सब सुनकर मैं अपनी किस्मत पर शुक्र अदा करने लगी। मुझे मेरी किस्मत ने उमर जैसे लालची इंसान से बचा लिया और चौधरी जैसे अच्छे इंसान की बीवी बना दिया। मुझे अपना शौहर दुनिया के सारे मर्दों से अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने ही मेरे माँ बाप को रहने का अच्छा घर, अच्छा रुपया पैसा दिया था। उनके साथ अपनी जिंदगी गुजारने की कुछ बुराई नहीं थी और मैं अपने नसीब पर राजी थी और अपने शौहर के साथ थी। कुछ दिनों के बाद मेरी दूसरी बहन की भी अच्छी जगह शादी हो गई थी और मैं भी अपने बच्चों और शौहर के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी। अब हमारी जिंदगी में सुकून ही सुकून था। शायद कुदरत ने हमें ऐसे ही मिलाना था, पर आज इस फैसले पर बहुत खुश थी, क्योंकि इस फैसले ने मेरी और मेरे पूरे खानदान की जिंदगी बदल दी थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आप तक ही मिले। अल्लाह हाफिज।